फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी। ठीक है दोस्तों, ये रेलवे के एग्जाम के लिए दोस्तों साइंस पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। इस सेशन में हम दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 2018, 2016 या उससे पहले के दोस्तों रेलवे में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और दोस्तों न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हुए साथ ही साथ चल रहे हैं। ठीक है, जो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी करें आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही है, जल्दी से करिए आप लोग आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करिए इसका आंसर क्या होगा। और ये सेशन आप लोग जरूर देखिए, जिसकी भी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है इस सेशन में दोस्तों आपकी सारी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 200 ओम है और 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? बताइए दोस्तों। कल मैंने इसी टाइप का दोस्तों एक क्वेश्चन और करवाया था और मैंने आपको रिलेशन भी बताए थे सारे। जिस बच्चे ने वो रिलेशन याद होंगे वो हाल के हाल ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आपको पी फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या दे रखा है? प्रतिरोध दे रखा है और दोस्तों आपको धारा दे रखी है, यानी करंट दे रखा है। तो दोस्तों बताइए पी आर आई में दोस्तों क्या रिलेशन होगा? मैंने कल बताया था। तो दोस्तों क्या होता है? पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। आप लोग याद रखेंगे, जिसको भी याद ना हो वो याद कर ले। ठीक है, तो दोस्तों पावर आपको निकालना है। आई दोस्तों कितना दे रखा है? 1 एम्पियर। तो दोस्तों 1 × 1। और दोस्तों प्रतिरोध कितना दे रखा है? 200 ओम। सॉल्व करने पे दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा? 200 वाट। ठीक है, वाट दोस्तों क्या होती है? शक्ति की यूनिट होती है, इकाई होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का, मेंडलीफ की आवाज सारणी का अपवाद कौन नहीं था? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन नहीं था? ये आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बताइए, मेंडलीफ की आवाज सारणी में इनमें से जो भी आपको एलिमेंट दिए गए उसमें से कौन सा अपवाद नहीं था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो मेंडलीफ की आवाज सारणी थी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में थी। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? बढ़ते क्रम में होंगे। लेकिन दोस्तों इनका अपवाद क्या था? जैसे ये दिया आपको आर्गन और ये दे दिया आपको पोटेशियम। ठीक है, आर्गन का दोस्तों परमाणु भार कितना था? 40 और पोटेशियम का था 39। तो दोस्तों ये अपवाद हो गया। ठीक है, यहाँ परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में रखना था, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ एलिमेंट घटते क्रम में रख गए। यही दोस्तों उनकी आवाज सारणी का अपवाद था। और दोस्तों सारे ही जितने भी आपको पेयर दिए हैं इन सभी में ये हुआ, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है, निकल का कम है, लेकिन दोस्तों घटते हुए क्रम में ये आवाज सारणी में उनने व्यवस्थित कर दिए। यही दोस्तों इस पेयर के साथ भी है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, जितने भी आपको एलिमेंट दिए गए हैं दोस्तों ये सारे क्या है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में होने थे, लेकिन दोस्तों ये आवाज सारणी में घटते क्रम में अवस्थित है, इसलिए दोस्तों ये अपवाद है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, और इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आपको हर सेशन की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप लोग जरूर ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 20 जूल है। ठीक है, यदि अंकों के बीच ठीक है संभावित अंतर 10 वोल्ट है तो चार्ज क्या होगा? यानी आवेश आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? जल्दी से दे दिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको वोल्टेज कितना दिया है? 10 वोल्ट का। ठीक है, आपको वर्क कितना दिया गया है? कार कितना दिया है? 20 जूल। और दोस्तों आपसे पूछा गया है चार्ज यानी क्यू, आवेश आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों इन तीनों में कौन सा रिलेशन होता है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इन तीनों में रिलेशन होता है V = W/Q। ठीक है दोस्तों, जिसको भी ये रिलेशन याद ना हो तो ये रिलेशन याद कर ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं। दोस्तों वोल्टेज हमको कितना रखा है? 10 वोल्ट। कार हमको कितना दे रखा है? 20 जूल। और दोस्तों हम लोग को चार्ज आवेश निकालना है। तो Q = क्या हो जाएगा दोस्तों? 20/10। 0 से 0 कट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका कितना आवेश आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा दोस्तों? 2 कूलाम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करिए। क्या कहा है, एक सेल के विस्फोटक के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? चलिए बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ग्रुप डी 2018 का दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बम विस्फोट होता है, ठीक है, उसके जो टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ते हैं उनमें, ठीक है, कोई भी दो पिंड आपस में टकराएंगे उनमें, या कभी भी आप बंदूक से गोली चलाएंगे उसमें हमेशा दोस्तों संवेग संरक्षित रहता है, मोमेंटम संरक्षित रहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। संवेग को हम दोस्तों पी से नोट करते हैं दोस्तों, और संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं दोस्तों, संवेग बोलते हैं। और दोस्तों इसकी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, द्रव्यमान की क्या होती है, किलोग्राम, और वेग की होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, संवेग मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड दोस्तों ये सेशन बनाया गया है। न्यूमेरिकल भी मिलेंगे दोस्तों आपको, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए दोस्तों बहुत अच्छा सेशन है ये, तो ज़रूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, एक कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड किया जाता है। यदि कार का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है तो उस पर किया गया कुल कार्य क्या होगा? बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो किया गया कार्य होता है वो एक प्रकार की दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, तो दोस्तों कार का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दोस्तों कार क्या है, गति में, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों आपकी, हाफ mv²। लेकिन दोस्तों यहाँ वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप लोग सीधा ये फॉर्मूला याद कर लें, v² माइनस v1²। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्ट ये रिलेशन याद कर लें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए। तो दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, 1/2 द्रव्यमान दोस्तों कितना दे रखा है आपको, 300। ठीक है, दूसरा वेग कितना था दोस्तों, 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 225। और दोस्तों प्रथम वेग कितना था, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 300/2। और दोस्तों 225 में से 25 जाएगा, बचेगा आपका क्या, 200। 200 ये 200 बराबर में कट जाएगा दोस्तों आपका 100 बार में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3×10⁴ जूल। ठीक है, इतना कार्य आपको करना पड़ेगा वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। 1899 में एल्फा और बीटा गण पार्टिकल की खोज किसने की थी? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, एल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अंड्रेस रदरफोर्ड ने दोस्तों एल्फा बीटा पार्टिकल की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए बताइए, एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? चलिए आंसर करिए दोस्तों जल्दी से, क्या होगा? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कोई भी जो लेंस की जो दोस्तों शक्ति होती है, पावर होती है, क्या होती है, 1/f, जहाँ दोस्तों p क्या होती है आपकी पावर, जिसकी दोस्तों यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है दोस्तों, डायोप्टर, याद रखेंगे आप लोग। और दोस्तों ये आपकी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, जो हमेशा दोस्तों किस में लेते हैं, मीटर में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं, आपको निकालना है, क्या गया, शक्ति आपको दी गई है, फोकस दूरी आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, F = 1/p। वैल्यू पुट करिए दोस्तों, कितनी हो जाएगी, -2। सॉल्व करने पे दोस्तों क्या आ जाएगा, -0.5 मीटर। लेकिन दोस्तों आंसर आपको कितने दे रखे हैं, सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो दोस्तों मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, -50
सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों माइनस चिन्ह इसमें क्या दर्शाता है कि ये कौन सा लेंस है दोस्तों, एक अवतल लेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा नेगेटिव साइन हमेशा अवतल लेंस को दर्शाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए, एक अल्फा कण है, एक बीटा कण है, हाइड्रोजन आयन है या पॉजिट्रॉन है, क्या होगा आपका आंसर जल्दी से। तो दोस्तों ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अधिक गतिज ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा जिन कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है या अधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण कहा जाता है, बीटा पार्टिकल कहा जाता है। इन्हीं से मिलकर बीटा रेस बनती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, एक अवतल दर्पण में वस्तु को सी और एफ के मध्य वास्तविक, उल्टा और छोटी छवि करने के लिए कहाँ रखा जाना चाहिए बताइए दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए और आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपका एक अवतल दर्पण है, ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष है, ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी दोस्तों क्या है, फोकस दूरी है। तो उन्होंने आपसे क्या कहा है कि एक अवतल दर्पण है दोस्तों, किसी वस्तु की छवि आपको किसके बीच में बनाना है, सी और एफ के बीच में बनाना है। तो वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी दोस्तों वस्तु को जब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में वस्तु उल्टी और छोटी छवि बनाना हो तो हमेशा दोस्तों आप लोग वस्तु कहाँ पर रखेंगे, सी के पीछे रखेंगे। जैसे कि वो मान लीजिए दोस्तों वस्तु आपकी ये रखी है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है परावर्तन के बाद कहाँ से होकर निकलती है दोस्तों, फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, एक दोस्तों हम लोग दूसरी किरण निकालते हैं, जब दोस्तों प्रकाश किरण वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है तो दोस्तों परावर्तन के बाद उसी दिशा में क्या लौट जाती है दोस्तों, वापस लौट जाती है। तो आप देख पा रहे हैं आपकी छवि कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, सी से परे यानी सी से पहले रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन के साथ बडिंग द्वारा उत्पन्न हो सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2018 के एएलपी और ग्रुप डी दोनों ही एग्जाम में दोस्तों ये काफ़ी बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करिए, तो आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन और बडिंग द्वारा उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों वो क्या है, हाइड्रा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। ये भी दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है हाल ही के रेलवे एग्जाम में एएलपी और ग्रुप डी के। जल्दी से आंसर करिए, पौधों से स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। पौधे से क्या कौन सा स्रावित होने वाला हार्मोन दोस्तों जिसके कारण तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। तो दोस्तों कौन से हार्मोन के कारण, ऑक्सिन हार्मोन के कारण। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी ऑक्सिन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। न्यूलैंड के अष्टक नियम किन पर लागू नहीं होते। चलिए दोस्तों बताइए, न्यूलैंड के अष्टक नियम किन पर लागू नहीं होते, जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों किस पर लागू नहीं होंगे, ऑप्शन सी पर। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे उस समय दोस्तों अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी। ठीक है, जो नोबल गैसेस थी खोज ही नहीं गई थी उस टाइम पे, इनका कोई वर्चस्व नहीं था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एक प्रकार का ट्रिकी क्वेश्चन था दोस्तों ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर करिए। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए दोस्तों। आप सभी जानते हैं जो पानी होता है 0 डिग्री सी या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाता है दोस्तों,
जम जाता है। अगर दोस्तों इसमें आप नमक मिला देंगे तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप पानी में नमक मिला देंगे और इसे जमाएंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु घट जाएगा। अगर 32 डिग्री पर बर्फ़ जम रही होगी तो लगभग 30 डिग्री पर जमेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डिक्रीज, घटता है। ध्यान रखिएगा, नमक को आप बर्फ़ के साथ मिलाने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं, बताइए। बताइए दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूँ। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, जल्दी से सॉल्व करिए दोस्तों। कहीं से भी कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, जब भी आपको मोलों की संख्या निकालना हो तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। ठीक है, तो दोस्तों आपको भार कितना दे रखा है, 54 ग्राम। और दोस्तों अणुभार कितना होता है हीलियम का, जल्दी से बताइए। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है दोस्तों, 4। डिवाइड करने पे दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13.5 मोल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। एथेनॉल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 78 डिग्री आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इथेनॉल का अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछ ले तो क्या होता है, C2H5OH इसका केमिकल फार्मूला होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है किससे, बताइए दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं, जो लैंथेनियम है और जो एक्टिनियम है। लैंथेनियम का दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है, 57। ठीक है दोस्तों, और लैंथेनियम दोस्तों किस ब्लॉक में पाया जाता है, आपके डी ब्लॉक में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, डी ब्लॉक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप सभी जानते हैं कि रेलवे आवास सारणी से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको हर टॉपिक से सफिशिएंट क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है, तो आवास सारणी में उक्त तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा फिर इसका आंसर करिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में इसका आंसर बिल्कुल नहीं करना है, जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं इसके ऊपर की दोस्तों जो विन्यास है उनको ऐड करके देख लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो रहा है, तो 2 2 4 6 4 10 14। तो दोस्तों 14 किसका परमाणु क्रमांक होता है, सिलिकॉन का। और आपसे क्या पूछी गई है कि आवास सारणी में जो आपको ये तत्व दिया गया है, ये पहचान के इसके नीचे जो तत्व आता है उसकी परमाणु संख्या बतानी है। तो दोस्तों क्या होता है आपका, कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जर्मेनियम। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, टिन, फिर आता है आपका लेड। ठीक है दोस्तों, तो सिलिकॉन को आपको पता चल गया है 14, और जर्मेनियम का आपसे पूछा गया है। तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके दोस्तों रेडी होंगे, जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, टाइपराइटर की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, टाइपराइटर की खोज की थी सोल्स ने। ठीक है, एक्स किरणों की तो आप जानते ही होंगे किसने की थी दोस्तों, रोएंटजन ने। और रेडियो की दोस्तों खोज किसने की थी, मार्कोनी ने। और दोस्तों सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी, डेवी ने। ठीक है, तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच कोण कितना होगा, बताइए दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, जो आपका वर्क होता है क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, और उनके बीच में दोस्तों जो कोण बनता है cos थीटा, ये आपका दोस्तों क्या होता है, वर्क। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका जो वर्क है ये शून्य किस एंगल पे होगा। तो दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था, आपका कार्य किस एंगल पे शून्य होता है, 90 डिग्री पर शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि
cos 90 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है 0। अगर ये 0 तो ये सब 0 और आपका वर्ग भी क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 90 डिग्री आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, सब्लिमेशन किया जा सकता है, बताइए दोस्तों। तो पहले तो ये बताइए कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। ऊर्ध्वपातन दोस्तों वो प्रोसेस है जिसमें कोई ठोस वस्तु सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए बिना किसी लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए, ठीक है, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो बताइए दोस्तों सब्लिमेशन इनमें से किस में हो सकता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड के अलावा दोस्तों किसका ऊर्ध्वपातन होता है, कपूर का होता है। इसके अलावा दोस्तों किसका होता है, नेफ्थलीन का भी होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों किसका होता है, एंथ्रासिन का भी होता है, ठीक है। ये तीनों आप लोग याद रखेंगे, चारों, अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, ठीक है दोस्तों। इन सभी का क्या होता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। जो भी चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और सेशन की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लो, ठीक है। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।